कॉइन्स के बाद उसकी सतह पर एक छोटी सी क्रैक दिखाई दी और आखिरकार 5 करोड़ गोल्ड कॉइन्स पहुंचते ही एक जोर से टूट गया। उसके अंदर से एक छोटा सा बेहद फुलफुला ऑरेंज किटन बाहर निकला। वो मेरी हथेली जितना छोटा था और उसके माथे पर हल्के गोल्डन कॉपर कॉइन जैसा पैटर्न बना हुआ था। उसने मेरी तरफ देखा, एक प्यारी सी मियाओ की, फिर सीधे उछलकर मेरे कंधे पर आ गया और मेरी गर्दन से अपना सिर रगड़ने लगा। मैंने उसे हाथ में उठाया और हम दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। तभी उसकी इंफॉर्मेशन स्क्रीन मेरे सामने खुल गई। उसका नाम था लकी कैट। उसकी पहली एबिलिटी थी वेल्थ रिक्रूटमेंट। दिन में एक बार वो मेरे लिए गोल्ड कॉइन्स ला सकता था और अमाउंट इस बात पर डिपेंड करती थी कि मेरी कमर्शियल फोर्सेस कितनी स्ट्रांग थी। दूसरी एबिलिटी थी ट्रेजर हंटिंग। वो आसपास मौजूद हाई वैल्यू रिसोर्सेज को सेंस कर सकता था। मैंने तुरंत वेल्थ रिक्रूटमेंट टेस्ट किया। छोटे से किटन ने अपना पंजा हवा में घुमाया और अगले ही पल मेरे अकाउंट में पूरे 10 लाख गोल्ड कॉइन्स आ गए। मेरा मूड तुरंत शानदार हो गया। 5 करोड़ गोल्ड कॉइन्स बहुत बड़ी कीमत थी, लेकिन अब साफ दिख रहा था कि यह डील पूरी तरह वर्थ इट थी। अब मेरे पास गोल्ड कॉइन्स कमाने का स्टेबल सोर्स था और ट्रेजर हंटिंग डंजन एक्सप्लोरेशन में भी काफी काम आने वाली थी। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जब तुम वेल्थ लेकर आते हो तो आज से तुम्हारा नाम लिटिल ऑरेंज कैट होगा। मैं अपने रूम में बैठ गया और लिटिल ऑरेंज कैट मेरे कंधे पर आराम से बैठा रहा। उसने मियो की और अपनी टेल हिलाई जैसे उसे ये नाम पसंद आ गया हो। मैंने मुस्कुराकर कहा कि भविष्य में हम कितने रिच बनेंगे ये अब उसी पर डिपेंड करता है। वो इतनी कॉन्फिडेंस से बैठा था जैसे ये जिम्मेदारी पहले से उसकी ही हो। उसे देखकर मेरे दिमाग में फोंगफोंग चेंबर ऑफ कॉमर्स को लेकर और भी बड़े प्लान्स आने लगे। अब ये सिर्फ मेरे पेरेंट्स की लेगेसी बचाने का मामला नहीं था। मैं इसे अपनी गॉड ऑफ वेल्थ क्लास की असली फाउंडेशन बनाना चाहता था। जितना बड़ा मेरा बिजनेस होगा उतने ज्यादा गोल्ड कॉइन्स लिटिल ऑरेंज कैट हर दिन ला सकेगा। ज्यादा गोल्ड कॉइन्स का मतलब ज्यादा डंजन ग्राइंडिंग, ज्यादा स्ट्रेंथ और ज्यादा पावर। और ज्यादा पावर से मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स को और भी ज्यादा एक्सपैंड और प्रोटेक्ट कर सकता था। ये एक परफेक्ट ग्रोथ साइकिल था। मैंने लिटिल ऑरेंज कैट को टेबल पर बैठाने की कोशिश की, लेकिन वो तुरंत वापस मेरे कंधे पर कूद आया। आखिरकार मैंने उसे वहीं रहने दिया। इसके बाद मैंने अपना स्किल पैनल खोला और मिले हुए 3 फ्री स्किल पॉइंट्स इस्तेमाल किए। एक पॉइंट लाइफ बाइंग मनी स्किल में लगाया और उसे लेवल 2 तक अपग्रेड कर दिया। अब वो एब्नॉर्मल स्टेटस इफेक्ट्स भी रिमूव कर सकती थी। डंजन रन्स के लिए ये बेहद यूजफुल अपग्रेड था। बाकी 2 स्किल पॉइंट्स मैंने मनी मेक्स द डेविल मिल स्किल में डाल दिए और उसे लेवल 3 तक पहुंचा दिया। मनी गोस की मैक्सिमम लिमिट अभी भी 10 ही थी और वे अभी मेरे एट्रीब्यूट्स का 150% इनहेरिट करते थे। लेकिन अब हर मनी गोस को एक एक्स्ट्रा स्किल स्लॉट मिल गया था जिससे वे दूसरी प्रोफेशनल स्किल्स भी सीख सकते थे। मैंने तय किया कि सबसे पहले उन्हें रेंज्ड एबिलिटीज दूंगा ताकि उनकी सबसे बड़ी वीकनेस खत्म हो सके। मैं आगे लेवल अप करने के लिए निकलने ही वाला था कि मेरा कम्युनिकेटर वाइब्रेट करने लगा। कॉल वॉन्ग यिक्सिंग की थी। मैंने तुरंत आंसर किया। उसकी आवाज थकी हुई और भारी लग रही थी। उसने कहा कि उसे मेरी मदद चाहिए। वो चाहता था कि मैं वैंग फैमिली चेंबर ऑफ कॉमर्स को अपनी प्रोटेक्शन दूं। उसे पता था कि ये रिक्वेस्ट थोड़ी ज्यादा थी और मैं उस पर कोई एहसान करने के लिए मजबूर नहीं था, लेकिन वो इसकी कीमत चुकाने को तैयार था। उसने डीप कोऑपरेशन का प्रपोजल दिया और ऑफर किया कि वैंग फैमिली चेंबर ऑफ कॉमर्स के 1/4 ट्रेड चैनल्स फोंगफोंग चेंबर ऑफ कॉमर्स को दे दिए जाएंगे। मैंने बिना घुमाए सीधा जवाब दिया, 1/4 काफी नहीं है, मुझे कम से कम आधे चैनल्स चाहिए। ये सुनते ही वो थोड़ा नर्वस हो गया। उसने कहा कि आधे चैनल्स देना बहुत ज्यादा होगा और फैमिली के लोग कभी एग्री नहीं करेंगे। मैंने शांत आवाज में कहा, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। फिर मैंने उसे सिचुएशन समझाई। उसके फादर के गायब होने के बाद वैंग फैमिली पहले जैसी नहीं रही थी। एग्जीक्यूटिव्स और पार्टनर्स अब उसे असली एयर की तरह ट्रीट नहीं कर रहे थे। अगर उसने अभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो वो सब कुछ खो सकता था। काफी देर सोचने के बाद उसने आखिरकार हाफ चैनल्स देने की शर्त मान ली। हालांकि उसने वार्निंग भी दी कि फैमिली के अंदर इसका जबरदस्त ऑपोजिशन होगा। मैंने कहा, आज रात सभी हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग बुलाओ, डील सामने रखो और जो भी मना करे उसका नाम लिख लो। कल सुबह मैं खुद वैंग फैमिली चेंबर ऑफ कॉमर्स आऊंगा और जो लोग कोऑपरेशन नहीं चाहते उनसे पर्सनल लेवल पर बात करूंगा। उसने राहत की सांस लेते हुए मुझे थैंक यू कहा। मैंने बस इतना कहा, थैंक्स की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक बिजनेस डील है। कॉल खत्म होने के बाद मैं सीधे प्रोफेशन सेंटर पहुंच गया और पूरा दोपहर लेवल 100 डिफिकल्टी डंजन ग्राइंड करता रहा। मैंने वही डंजन लगातार 4 बार क्लियर किया। चौथे रन के लास्ट बॉस को खत्म करते ही आखिरकार मेरा लेवल 101 हो गया। मेरे सभी स्टैट्स में 1000 पॉइंट्स बढ़ गए और स्ट्रेंथ, एजिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और स्पिरिट अब 11,950 पर पहुंच गए थे। शुरुआत में ये फीलिंग शानदार लगी, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि अब लेवलिंग स्पीड बहुत स्लो हो चुकी थी। पूरे 4 हेल रन्स के बाद सिर्फ एक लेवल मिला था। मैंने लेवल 101 डंजन की मांग की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर लिu चिंग ने बताया कि उनके पास ऐसा कोई डंजन मौजूद नहीं था। डोंकिंग में लेवल 101 से लेकर लेवल 104 तक का कोई डंजन था ही नहीं। अगला डंजन सीधे लेवल 105 से शुरू होता था। इसलिए मैंने उससे कहा कि फिलहाल मेरे लिए और ज्यादा लेवल 100 हेल डिफिकल्टी डंजन अरेंज करता रहे। उसी शाम मैं अभी भी प्रोफेशन सेंटर में बैठा लगातार डंजन ग्राइंडिंग कर रहा था। दूसरी तरफ वैंग फैमिली चेंबर ऑफ कॉमर्स हेडक्वार्टर्स में वैंग यिक्सिंग ने सभी हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। वो मैं सीट पर बैठा था, वही सीट जहां कभी उसके फादर बैठते। उसने सबके सामने घोषणा की कि उसने मेरी प्रोटेक्शन एक्सेप्ट करने का फैसला कर लिया है। बदले में वैंग फैमिली चेंबर ऑफ कॉमर्स अपने आधे ट्रेड चैनल्स फोंगफोंग चेंबर ऑफ कॉमर्स में मर्ज करेगी। आगे से दोनों साइड साथ मिलकर काम करेंगी और प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेरी होगी। उसकी बात खत्म होते ही पूरा हॉल फट पड़ा। हर तरफ विरोध शुरू हो गया। लोग चिल्लाने लगे कि आधे चैनल्स देना पागलपन है। कुछ ने कहा कि ये वैंग फैमिली की कई सालों की मेहनत और फाउंडेशन है जिसे किसी आउटसाइडर को नहीं सौंपा जा सकता। तभी एक सीनियर एग्जीक्यूटिव वैंग मिंग है जोर से टेबल पर हाथ मारकर खड़ा हो गया और गुस्से में बोला कि वो इस डिसीजन को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बाकी एग्जीक्यूटिव्स भी तुरंत उसके सपोर्ट में नहीं आए। उन्होंने कहा कि भले ही मैं बहुत स्ट्रांग था,
लेकिन मैं हमेशा जैंग सिटी में रहकर उनकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता था। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि वैंग यिक्सिंग बहुत ज्यादा इंपल्सिव डिसीजन ले रहा है। वैंग यिक्सिंग समझ रहा था कि उन्हें सिटी या चेंबर की उतनी चिंता नहीं थी जितनी अपने पर्सनल बेनिफिट्स की थी। तभी अचानक दूर कहीं एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ। अगली सेकंड पूरे जंग सिटी में इमरजेंसी अलार्म गूंज उठा। हर तरफ रेड वार्निंग लाइट्स फ्लैश होने लगी। मीटिंग हॉल में बैठे सभी लोग एकदम शॉक हो गए। किसी ने घबरा कर कहा, क्या मॉन्स्टर इन्वेजन हो गया? वैंग फैमिली के तीनों लेवल 200 पावर हाउसेस बिना एक सेकंड गंवाए तुरंत बाहर निकल गए ताकि सिचुएशन चेक कर सके। मीटिंग वहीं रुक गई और बाकी लोग इमरजेंसी प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए अंडरग्राउंड शेल्टर की तरफ चले गए। असल में जो हुआ था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। वाइस सिटी लॉर्ड जाओ चोंग है सिटी का ट्रेटर निकल गया था। हुओ नियानशान और कैप्टन जियांग उसकी रेजिडेंस पर उसे कॉन्फ्रंट करने पहुंचे थे। वहां जाओ चोंग है ने खुद सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। उसने बताया कि ब्लड रोज सोसाइटी ने उसकी वाइफ और सन को कैप्चर कर लिया था। उन्हें बचाने के लिए उसने सोसाइटी की मदद की, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक की और डंजन नोट्स के साथ भी टैंपरिंग की। जब हुओ नियानशान ने उसे सरेंडर करने को कहा तो उसने अचानक एक हिडन एरे एक्टिवेट कर दिया। अगले पल एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ और उसने खुद को उड़ा लिया। मरने से पहले उसने लेवल 205 ब्लैक एबिस बीस्ट नेस्ट डंजन को करप्ट कर दिया। तुरंत डंजन रिफ्ट टूट गई और करप्टेड मॉन्स्टर्स की अनगिनत भीड़ सिटी के अंदर घुसने लगी। वो मरते मरते पूरे जंग सिटी को अपने साथ बर्बाद करना चाहता था। जब तक वैंग फैमिली के पावर हाउसेस वहां पहुंचे, सिटी का ईस्टर्न एरिया पूरी तरह बैटलफील्ड बन चुका था। जंग सिटी के सभी लेवल 200 प्लस प्रोफेशनल्स वहां इकट्ठा हो चुके थे। आसमान में हर तरफ स्किल्स, एक्सप्लोजन और एनर्जी अटैक्स चमक रहे थे। उसी समय मैं प्रोफेशन सेंटर के अंदर आराम से डंजन ग्राइंडिंग कर रहा था और मुझे बाहर की chaos का कोई आइडिया नहीं था। सिटी के ईस्ट साइड में वाइस सिटी लॉर्ड की रेजिडेंस आधी तबाह हो चुकी थी। वहां एक विशाल स्कारलेट रिफ्ट खुल गई थी जिसमें से करप्टेड एबिस मॉन्स्टर्स लगातार निकल रहे थे। कुछ जायंट वुल्व्स थे जिनके शरीर से बोन स्पर्स निकले हुए थे। कुछ फोर आर्म्ड एप्स थे और कुछ फ्लाइंग मॉन्स्टर्स ऊपर से ब्लैक लिक्विड बरसा रहे थे। जैंग सिटी के प्रोफेशनल्स ने डिफेंसिव लाइन बना ली थी, लेकिन मॉन्स्टर्स की स्ट्रेंथ और ब्रूटैलिटी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। डिफेंस लाइन धीरे धीरे टूटने लगी। हुओ नियानशान और कैप्टन जैंग फ्रंट लाइन पर जान लगाकर लड़ रहे थे, लेकिन सिटी पिलर की गैर मौजूदगी में वे मुश्किल से सिचुएशन संभाल पा रहे थे। तभी रिफ्ट के अंदर से एक और मॉन्स्टर निकला। इस बार पूरा बैटलफील्ड सन रह गया। वो था लेवल 300 बॉस एबिस करप्टेड बोन बीस्ट किंग। उसके बाहर आते ही डिफेंसिव लाइन बिखर गई। उसने एक ही अटैक में कई डिफेंडर्स को उड़ा दिया और हुओ नियानशान को भी दूर फेंक दिया। उस पल सभी के चेहरे पर डिस्पेयर साफ दिखाई देने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैंग सिटी खत्म होने वाली है। लेकिन तभी आसमान से एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे नीचे उतरा। उसने डार्क साइन रॉब पहन रखी थी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। वो हवा में खड़ा हुआ और बस एक उंगली आगे बढ़ाई। उसने हल्के से इशारा किया। अगले ही पल लेवल 300 बॉस सीधे डस्ट में बदल गया। पूरा बैटलफील्ड स्तब्ध रह गया। फिर उसने हाथ लहराया और मॉन्स्टर टाइड का बड़ा हिस्सा एक झटके में गायब हो गया। उसने शांत आवाज में कहा, चिन युआन, जैंग सिटी का नया पिलर, लेवल 400। ये सुनते ही पूरा बैटलफील्ड फट पड़ा। सभी हाई रैंकिंग फैमिलीज और चेंबर ऑफ कॉमर्स के लीडर्स तुरंत आगे बढ़े और उनका स्वागत करने लगे। लेकिन चेन युआन को किसी और चीज में इंटरेस्ट नहीं था। उसने सीधे हुओ नियानशिन की तरफ देखा और पूछा, लू फैंग कहाँ है? उसने सिटी डिफेंस के बारे में नहीं पूछा, रिफ्ट के बारे में नहीं पूछा, ट्रेटर जाओ चोंग है के बारे में भी नहीं पूछा। उसका पहला सवाल सिर्फ मेरे बारे में था। हुओ नियानशिन खुद हैरान रह गया। उसने जवाब दिया कि मैं शायद अभी भी डंजन के अंदर लेवलिंग कर रहा हूँ, क्योंकि दिन भर चेंबर ऑफ कॉमर्स के काम निपटाने के बाद मैं प्रोफेशन सेंटर चला गया था। चिन युआन ने बस सिर हिलाया और फिर पूछा, उसका घर कहाँ है? हुओ नियानशिन ने सजेस्ट किया कि पहले सिटी लॉर्ड मैंशन में वेलकम रिसेप्शन रख लेते हैं और बाद में मुझे बुला लेंगे। लेकिन चिन युआन ने सीधे मना कर दिया। उसने कहा, जरूरत नहीं, मैं खुद उसके घर जाऊंगा और वहीं वेट करूंगा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें कोई डिस्कशन की गुंजाइश नहीं थी। एक लेवल 400 पिलर खुद जाकर मेरे घर पर वेट करेगा। ये सुनकर आसपास मौजूद सभी लोग शॉक में पड़ गए। तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। हर किसी को समझ आ गया कि ये नॉर्मल ट्रांसफर नहीं था। चिन युआन शायद जंग सिटी के लिए नहीं आया था, वो मेरे लिए आया था। किसी ने तो खुलकर कह भी दिया कि गवर्नमेंट ने उसे खास तौर पर लू फैंग की वजह से यहाँ भेजा है। करीब 1 घंटे बाद वैंग फैमिली चेंबर ऑफ कॉमर्स हेडक्वार्टर्स में मीटिंग अभी भी चल रही थी। वैंग यिक्सिंग मैं सीट पर बैठा था। तभी अचानक तीनों सबसे पावरफुल एग्जीक्यूटिव्स का रवैया पूरी तरह बदल गया। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हेड ने खड़े होकर कहा कि वो पूरी तरह वैंग यिक्सिंग को सपोर्ट करता है और चेंबर हमेशा डायरेक्ट वैंग फैमिली ब्लड लाइन के कंट्रोल में रहना चाहिए। दूसरे पावर हाउस ने कहा कि वैंग यिक्सिंग जो भी डिसीजन लेगा वो बिना किसी कंडीशन के उसे सपोर्ट करेगा। ब्लैक आर्मर पहने महिला एग्जीक्यूटिव ने ठंडी आवाज में कहा, अगर किसी ने दोबारा वैंग यिक्सिंग को साइडलाइन करने की कोशिश की तो पहले उसे मुझसे डील करना होगा। जो एग्जीक्यूटिव्स अभी तक पावर ग्रैब करने का सपना देख रहे थे, उनके चेहरे सफेद पड़ गए। वे तुरंत एग्री करने लगे। चैनल मर्जर, चेंबर रीऑर्गेनाइजेशन, फुल अथॉरिटी, हर प्रपोजल को तुरंत पास कर दिया गया। अब कोई ऑब्जेक्शन करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि सभी को उस रात की सबसे बड़ी न्यूज पता चल चुकी थी। एक लेवल 400 पिलर आया था और सीधे मेरे घर जाकर वेट करने वाला था। सिर्फ यही एक फैक्ट सब कुछ बदलने के लिए काफी था। उन्हें डर था कि अगर वे वैंग यिक्सिंग के खिलाफ गए तो इसका मतलब सीधे मेरे खिलाफ जाना होगा। वैंग यिक्सिंग खुद भी थोड़ा स्टन था। उसे एहसास हुआ कि मुझे वहां आने की भी जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ चिन युआन के अराइवल की न्यूज ने उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। रात ठीक 8 बजे मैं आखिरकार टेलीपोर्टेशन एरे से बाहर निकला।
एडमिनिस्ट्रेटर लियू चेंग पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने अपना स्टेटस पैनल चेक किया और देखा कि पूरे दिन ग्राइंड करने के बाद मैं सिर्फ लेवल 103 तक पहुंचा था। मैंने हल्की सी सांस छोड़ते हुए कहा, लेवलिंग अब काफी स्लो हो गई है। ये सुनकर लियू चेंग का एक्सप्रेशन अजीब हो गया। उसने कहा, आपने आज सुबह ही फर्स्ट टर्न कंप्लीट किया था और एक ही दिन में लेवल 100 से लेवल 103 पहुंच गए। ये स्लो नहीं, पागलपन वाली स्पीड है। उसने याद दिलाया कि फर्स्ट